स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का नियमित सामाजिक ऑडिट करना आवश्यक है। दूसरा कथन है, सामाजिक ऑडिट सरकार और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही को विकसित करने तथा मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विकल्प बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। या विकल्प सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। या विकल्प डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 48 केंद्र और राज्य सरकारों को सभी सामान्य योजनाओं और कार्यक्रमों का नियमित रूप से सामाजिक ऑडिट करने का आदेश देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों और चिंताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अतः कथन 1 सही है। सामाजिक ऑडिट सरकार और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही को विकसित करने तथा मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः कथन 2 सही है। उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रौद्योगिकियां प्रदान करने वाली योजनाओं की नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा से सेवाओं के वितरण में आने वाली बाधाओं का आकलन किया जा सकता है, व्यक्तियों की बदलती ज़रूरतों की पहचान की जा सकती है और बेहतर उपकरण प्रदान किए जा सकते हैं। अतः विकल्प ए सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के प्रति अविश्वास और उसकी नीतियों की कड़ी आलोचना के बीच अंतर किया। दूसरा, बलवंत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 1995 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह को समाप्त कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 में न्यायालय ने सरकार के प्रति निष्ठाहीनता को सरकार और उसकी नीतियों की कड़ी आलोचना से अलग किया था। अतः कथन 1 सही है। वर्ष 2022 में भारतीय न्याय संहिता के अधिनियमित होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह के तहत लंबित आपराधिक मुकदमों और अदालती कार्यवाही को तब तक के लिए निलंबित कर दिया था जब तक कि सरकार कानून पर पुनर्विचार नहीं कर लेती। अतः कथन 2 सही नहीं है। बलवंत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 1995 मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आकस्मिक नारेबाजी तब तक राजद्रोह नहीं है जब तक कि इस कृत्य और इसके हानिकारक परिणामों के बीच कोई सीधा संबंध न हो। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने मौखिक घोषणा की कि राजद्रोह को अपराध के रूप में समाप्त कर दिया जाएगा। बीएनए की धारा 152 अलगाव, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी कृत्य को अपराध मानती है। यह अलगाववाद की भावनाओं को प्रोत्साहित करने तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को भी अपराध मानता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने तेजिंदर पाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2024 मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को वैध असहमति को दबाने के उपकरण के रूप में उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान का अनुच्छेद 5 परिभाषित करता है कि कौन भारत का नागरिक है। यह नागरिकता जन्म, माता पिता की नागरिकता या भारत में निश्चित अवधि तक निवास के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, भारतीय कानून के अनुसार किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय राष्ट्रीयता त्यागना आवश्यक है, जिसका अर्थ है भारत में राजनीतिक अधिकार समाप्त होना। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। संविधान का अनुच्छेद 5 परिभाषित करता है कि कौन भारत का नागरिक है। यह नागरिकता जन्म, माता पिता की नागरिकता या भारत में निश्चित अवधि तक निवास के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। अतः कथन 1 सही है। भारतीय कानून के अनुसार किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय राष्ट्रीयता त्यागना आवश्यक है, जिसका अर्थ है भारत में राजनीतिक अधिकार समाप्त होना। अतः कथन 2 सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना जल संसाधन मंत्रालय अब जल शक्ति मंत्रालय के तहत की गई थी। दूसरा, यह भारत में भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन और विनियमन के लिए सर्वोच्च निकाय है। तीसरा, यह अन्वेषण, निगरानी और जल गुणवत्ता आकलन सहित भूजल प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञता प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए, केंद्रीय भूजल बोर्ड। विकल्प बी, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी। विकल्प सी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। या विकल्प डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, केंद्रीय भूजल बोर्ड। संसाधन मंत्रालय अब जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्थापित CGWB भारत में भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, आकलन और विनियमन के लिए सर्वोच्च निकाय है। वर्ष 1970 में स्थापित CGWB का गठन आरंभ में अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन का नाम बदलकर किया गया था और बाद में वर्ष 1972 में इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल विंग के साथ विलय कर दिया गया। CGWB भूजल प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञता प्रदान करता है, जिसमें अन्वेषण, निगरानी और जल की गुणवत्ता के आकलन शामिल हैं। यह भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन की योजनाओं को भी क्रियान्वित करता है। CGWB राज्य और जिला जल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट, भूजल वर्ष पुस्तिका और एटलस जारी करता है। अतः विकल्प ए सही है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह के नीचे वह बिंदु है जहां से भूकंप शुरू होता है। दूसरा, हाइपोसेंटर भूकंप के उद्गम स्थल के ठीक ऊपर स्थित सतही बिंदु होता है। तीसरा, ऊर्जा एक भ्रंश के साथ मुक्त होती है जो भूपर्पटी की चट्टानों में एक तीव्र दरार है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। भूकंप धरती का हिलना है। यह एक प्राकृतिक घटना है या ऊर्जा के निकलने के कारण होता है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलती हैं। हाइपोसेंटर पृथ्वी की सतह के नीचे वह बिंदु है जहां से भूकंप शुरू होता है, अतः कथन एक सही नहीं है। भूकंप का केंद्र भूकंप की उत्पत्ति के ठीक ऊपर सतह बिंदु होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। ऊर्जा एक भ्रंश के साथ मुक्त होती है जो क्रिस्टलीय चट्टानों में एक तीव्र दरार है, अतः कथन 3 सही है। भ्रंश के किनारे स्थित चट्टानें विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। जैसे ही ऊपर की चट्टानें उन पर दबाव डालती हैं, घर्षण उन्हें आपस में बांध देता है। हालांकि किसी समय अलग होने की उनकी प्रवृत्ति घर्षण पर काबू पा लेती है। परिणाम स्वरूप ब्लॉक विकृत हो जाते हैं और अंततः वे अचानक एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है। इससे ऊर्जा के उत्सर्जन के रूप में भूकंप आते हैं तथा ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो रोम संविधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित होता है। दूसरा, यह नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता के आरोपी व्यक्तियों की जांच तथा उन पर मुकदमा चलाता है। तीसरा, इसे एक संयुक्त राष्ट्र के संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है और इसके ढांचे के तहत कार्य करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो रोम संविधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित है, इसलिए कथन 1 सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराधों के आरोप में व्यक्तियों की जांच तथा मुकदमा चलाता है, इसलिए कथन 2 सही है। ICC एक संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, लेकिन इसका संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग समझौता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। स्थानीय शासन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं के चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। दूसरा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से अनुच्छेद 243U शहरी स्थानीय सरकारों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य करता है। तीसरा, सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि चुनाव में देरी के लिए परिसीमन एक वैध बहाना नहीं हो सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं।
तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। स्थानीय शासन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं के चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, अतः कथन एक सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZG अदालतों को चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी अदालत निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन या निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकती। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी नगरपालिका के चुनाव पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार प्राधिकारी को प्रस्तुत चुनाव याचिका के अलावा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से अनुच्छेद 243U शहरी स्थानीय सरकारों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य करता है, इसलिए कथन 2 सही है। सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वार्ड परिसीमन चुनाव में देरी के लिए एक वैध बहाना नहीं हो सकता और राज्य चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्तमान निकाय का कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक नया निकाय स्थापित करने के लिए चुनाव समय पर हो, इसलिए कथन 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दूसरा, उन्होंने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया। तीसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपरोक्त विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है? विकल्प ए स्वामी विवेकानंद, विकल्प बी महात्मा गांधी, विकल्प सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र दत्त के रूप में हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 1893 में खेतड़ी स्टेट के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। उन्होंने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया। उन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया जो पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्या थी तथा वे आध्यात्मिकता को भौतिक प्रगति के साथ जोड़ने में विश्वास करते थे। उन्होंने हमारी मातृभूमि के पुनरुद्धार के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया। उन्होंने मानव निर्माण और चरित्र निर्माण वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। वह 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे और उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वर्ष 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की जो उनका स्थायी निवास बन गया। वर्ष 1902 में बेलूर मठ में उनकी मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, अतः विकल्प ए सही है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP एक्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने का अधिकार देता है जिसमें पहुंच, सुधार और मिटाने के अधिकार भी शामिल हैं। दूसरा, इसमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति प्रपत्र के साथ स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी DPDP अधिनियम 2023 व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने का अधिकार देता है जिसमें पहुंच, सुधार और मिटाने के अधिकार शामिल हैं, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्पष्ट सहमति फॉर्म के साथ स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है, इसलिए कथन 2 सही है। सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए संवेदनशील डेटा को भारत में ही संग्रहित तथा संसाधित किया जाना चाहिए। अनुपालन और शिकायत निवारण के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। संगठनों को डेटा उल्लंघनों के बारे में व्यक्तियों और DPBI को सूचित करना होगा। डेटा संरक्षण मानकों को लागू करने में विफलता पर कठोर दंड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने पुराने हो चुके MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह ले ली है। दूसरा, इन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA द्वारा डिजाइन किया गया है। तीसरा, इन्हें हवा से हवा, हवा से सतह सटीक निर्देशित हथियारों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विमान प्रत्येक विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है? विकल्प ए सुखोई Su-30 MKI, विकल्प बी हल्का लड़ाकू विमान तेजस, विकल्प सी गोलीकांड
या विकल्प डी मिराज 2000? तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस। हल्के लड़ाकू विमान LCA कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में की गई थी, जब उन्होंने LCA कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की स्थापना की थी। इसने पुराने हो चुके MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया। इसका निर्माण राज्य स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह अपनी श्रेणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा और बिना पूंछ वाला बहुभूमिका वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसे हवा से हवा, हवा से सतह सटीक निर्देशित हथियारों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता, अधिकतम पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम या अधिकतम 1.8 मैक की गति प्राप्त कर सकता है। विमान की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सरकारी प्रतिभूतियों GSEC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, GSEC एक प्रकार का ऋण साधन है जो सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए जनता से धन उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। दूसरा, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को ट्रेजरी बिल तथा बॉन्ड जारी करने का अधिकार है। तीसरा, GSEC को जोखिम मुक्त गिल्ट एज्ड उपकरण कहा जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।